है दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे जल। जल को इंग्लिश में कहते हैं वाटर। तो इसके बारे में आज पढ़ेंगे कि जल हम लोगों के लिए आवश्यकता है या नहीं। आइए जाने कि जल कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। चलिए सबसे पहले देखेंगे गर्मी का मौसम। आजकल भी गर्मी बहुत है, इसके कारण हमारे सभी जल स्रोत सूख गए हैं। पीने का पानी बहुत दूर से लाना पड़ रहा होगा। पानी की कमी से आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा? बहुत सा सामना करना पड़ेगा। लेकिन सबसे हम पढ़ेंगे। देखिए, क्या आपका परिवार बिना पानी के खाना पकाना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना और स्नान करना जैसे कार्य कर पाएंगे? नहीं। इनके अतिरिक्त अन्य कौन कौन से कार्य हैं जिन्हें करने में आपके परिवार को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा? बहुत सी कठिनाइयाँ हैं। पानी के बिना हम लोगों का जीवन असंभव रह जाएगा। लेकिन तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगले लंबे समय तक ऐसी स्थिति बनी रही तो क्या होगा? हम लोग पानी के लिए तड़प उठेंगे, है ना। चलिए, दूरदर्शन के समाचारों, समाचार पत्रों के समय समय पर विभिन्न स्थानों की ऐसी घटनाओं के समाचार देखते हुए पढ़ते हैं। ये क्या लोग हैं? आपको पहचान में आ रहे हैं? ये लोग औरत, आदमी, बच्चा, बूढ़े सब लोग हैं। पानी भरने के लिए लाइन कतार में लगे हुए हैं। देखिए, तो चलिए यहाँ क्या करें, इसको पढ़ते हैं। पानी की कमी को देखते हुए सरकार ने पानी की राशनिंग शुरू कर दी है। लोगों को नहाना और दूर की बात स्नान बनाने के लिए भी पानी का इंतजाम करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सूत्रों की माने तो कम वर्षा का होना। ऊपर दिए गए समाचार पत्र के कतरन को देखकर आपको क्या अनुभव होता है कि ये लोग पानी से तड़प रहे हैं। पानी से तड़पते रहे मतलब पानी लोग ढूंढने जा रहे हैं। देखिए, नीचे दिए गए चित्र से पानी के उपयोग को समझने का प्रयास कीजिए। ये पानी का उपयोग, ये देखिए यहाँ पे एक कुआं है। ये कुआं है, यहाँ पे एक बच्चा नहा रहा है, एक आदमी कपड़ा धो रहा है, तो एक औरत पानी लाने आ रही है खड़ा पकड़ के, और एक बूढ़ी दादी पानी खींच रही है। देखिए, आइए पता करें कि हम दैनिक जीवन की क्रियाकलापों में कितने जल का उपयोग करेंगे। क्रियाकलाप 3.1 देखिए, पीने में उपयोग किए गए जल की मात्रा 250 मिलीलीटर वाले एक गिलास के अनुसार नापना है। पीने में कितना मिलीलीटर पानी लगेगा? ब्रश करने में, स्नान करने में, बर्तन साफ करने में, कपड़ा धोने में, शौचालय में, बर्तन साफ करने में, अन्य कार्य। परिवार में एक दिन में उपयोग हुए जल की मात्रा, इसको देखना है। कितना किलोमीटर पानी लगेगा उसको देखना है। चलिए, किसी परिवार द्वारा एक दिन में उपयोग होने वाले जल की मात्रा का अनुमान। इस क्रियाकलाप से हम जानते हैं कि प्रतिदिन आपके परिवार में लगभग कितना जल का उपयोग होता है। बहुत जल का उपयोग होता है। तो चलिए आइए जानने कि जल कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। देखिए, क्रियाकलाप में दो देखेंगे अभी। कक्षा के छात्रों से पता कर विभिन्न उपयोग से हेतु जल के स्रोतों को सारणीबद्ध कीजिए। देखिए, यहाँ पे है छात्रा का नाम सरिता, पीने का जल चापाकल, नहाने का जल कुआं, कपड़ा धोने का जल कुआं। तो आपको यही और सारणी बनाना है। छात्र का नाम मनीषा लिख सकते हैं, खुशबू लिख सकते हैं, गुणेश्वरी लिख सकते हैं, सविता लिख सकते हैं। पीने का जल नाल लिख सकते हैं, और बस बहुत कुछ, लेकिन आप सब कोशिश करना होगा। देखिए, इस क्रियाकलाप से आपने जाना कि विभिन्न कार्यों के लिए जल प्राप्त करने का स्रोत भिन्न हो सकता है, जैसे तालाब, कुआं, चापाकल आदि। ये सभी भूमिगत जल के उदाहरण हैं। हम सभी इन स्रोतों से लगातार जल निकालते रहते हैं। क्या ये खाली हो जाते हैं? हाँ नहीं, हाँ या नहीं? नहीं, खाली ये नहीं हो जाते हैं। तो इनमें पानी को आपूर्ति कैसे होती है? इसमें बहुत पानी है जो धरती से निकलती है। ठीक है, देखिए जल के विभिन्न स्रोत। देखिए, जल कहाँ से बहता हुआ आ रहा है? ये है जल के विभिन्न स्रोत। ये क्या है? आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये जी, ये एक तालाब है, और ये एक पोखर हो सकता है। ये एक तालाब, ये रहा
कुआं और ये रहा चापाकल। देखिए आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या कहता है। अब बताइए वर्षा का जल कहाँ कहाँ जाता है। वर्षा का जल बहुत जाता है, नाला नाली में जाता है, कुआं में जाता है। कुआं में तो गिरता है पानी, कुआं में तो गिरता है, पोखरा में जाता है, सब में जाता है। देखिए वर्षा से ही इन सब में पानी भरता है, इसीलिए वर्षा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा है। वर्षा के अभाव से ये सभी नल नाले सूख जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी का 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है। हाँ, पृथ्वी में कितना भाग जल है, 2/3 भाग पृथ्वी में जल है। चलिए, महासागरों ने पृथ्वी का अधिकतर भाग को घेर रखा। ये रहा हम लोगों का पृथ्वी, प्यारा सा छोटा सा पृथ्वी। बुक में आप लोगों को छोटा वृत्त जैसा दिखाई दे रहा है, छोटा सा, लेकिन असल में ये बहुत बड़ा है। जिसे आप सामने से देखते हैं तो छोटा नजर आता है, बहुत बड़ा है ये हमारे पृथ्वी को अधिकतर महासागरों ने घेर रखा है। इस जल का अधिकांश भाग समुद्रों और महासागरों में है। एक और इस जल में लवण घुले होने के कारण यह पिंडों तथा अन्य घरेलू कारक कृषि तथा उद्योगों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उचित नहीं है, तो दूसरी ओर नदी, झील, तालाब जल आपूर्ति के लिए महासागरों पर निर्भर है। फिर भी इन स्रोतों का जल खारा नहीं होता। कारण समझने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। एक क्रियाकलाप दिन चौड़े मुंह वाला एक जार लीजिए, इसमें छोटे छोटे पत्थर डालिए, पत्थर डालिए। देखिए इसके बाद बालू की परत देकर मिट्टी तब तक डालिए जब तक यह जार आधा भर न जाए। अब इस मिट्टी में छोटे छोटे पौधे लगाइए और पानी पटाइए। अब इसके ढक्कन को कस कर बंद कर दीजिए कस कर। तो देखिए जल का चक्र प्रारूप, इसमें क्या होता है। देखिए इस जार को कुछ दिन तक धूप में रख प्रतिदिन अवलोकन करके नीचे दी गई सारणी में लिखिए। यहाँ पे लिखना है, आप लोग करके भी देखिएगा, हम भी करके देखेंगे। ये उपरोक्त क्रियाकलाप करके देखेंगे। अब देखते हैं उपरोक्त क्रियाकलाप प्रकृति की एक छोटी किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण क्रिया का संकेत देता है। यह है जल चक्र का प्रारूप। इसे कहते हैं जल चक्र का प्रारूप। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। जल चक्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वाटर साइकिल। देखिए जल चक्र पृथ्वी पर उपलब्ध जल के एक रूप से दूसरे में परिवर्तित होने और एक भंडार से दूसरे भंडार या एक स्थान से दूसरे स्थान को और गति करने की चक्रीय प्रक्रिया है। इसमें कुल जल की मात्रा का क्षय नहीं होता, बस रूप परिवर्तन और स्थान परिवर्तन होता है। आप लोगों ने गौर किया होगा कि धूप में सूखते कपड़ों के सूखने की प्रक्रिया क्या है। देखिए आप कभी भी धूप में अपना कपड़ा टांग देते हैं और लगने पर सूखते कपड़े, ये सूरज की गर्मी से जल्दी सूख जाता है। देखिए क्या आपने कभी खाना बनते समय खाने से जल को वाष्पित होते देखा है। हाँ देखा है। क्या नमक भी पानी के साथ वाष्पित होता है। नहीं, जल वाष्पित हो जाता है तथा नमक शेष रह जाता है। इस अनुभव से यह समझ सकते हैं कि गर्म करने पर जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, लवण भाष्प नहीं होते। आप अपने दैनिक जीवन में हम वाष्प की प्रक्रिया से परिचित होंगे। सैकड़ों खेतों, छतों तथा अन्य जमीनों क्षेत्रों में जल वाष्प में परिवर्तित होता है। वाष्पन के लिए उष्मा जल को कहाँ से मिलती है, इसको आप लोगों को पता लगाना है। तो क्रियाकलाप 4, 2 एक जैसी प्लेट लीजिए। एक प्लेट को धूप में और दूसरे को छाया वाले स्थान में रखिए। दोनों प्लेटों में बराबर मात्रा में जल भरे। जल मापने के लिए बोतल का ढक्कन का उपयोग करेंगे। देखिए प्लेट में पानी का वाष्पन कैसा हो रहा है। ये प्लेट है और ये सूरज है। देखिए वाष्पन हो रहा है। देखिए प्रत्येक आधे घंटे में दोनों प्लेटों का अपेक्षण कीजिए। किस प्लेट में जल के विलुप्त होने की मात्रा अधिक है। धूप में रखी प्लेट का पानी जल्दी घटने लगता है। बहुत अच्छा है। जिसका कारण सौर ऊर्जा है। क्या है, सौर ऊर्जा। दिन के समय सूर्य की किरणें महासागरों, नदियों, झीलों तथा तालाबों में भरे जल पर पड़ती है। इसके फलस्वरूप इन सभी का जल निरंतर वाष्प में परिवर्तित होता रहता है।
इस जल में घुले और लवण शेष रह जाते हैं। जल के वाष्पन की यह क्रिया धीमी होती है। इस क्रियाकलाप में हमने देखा कि छाया में रखे प्लेट का पानी भी विलुप्त होता है। इसमें अधिक समय लगता है। वहीं दूसरी ओर सूर्य के प्रकाश से होने वाले वाष्पन तेजी से होता है और कम समय लगता है। क्यों ऐसा होता है? अनुमान लगाइए, अंदाज लगाइए। क्योंकि सूरज का रोशनी बहुत है, इसलिए सूरज जल्दी अपना पानी को खींच लेता है और सूरज को उसमें नहीं रखते हैं तो थोड़ा हो जाता है। ऐसे अनुमान लगना है आप सभी को। बहुत है, तो हम लोग अगले चैप्टर बाद में देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड वेरी